नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृषि की। भारत में जो कृषि के हालात हैं उसे हम आजादी से पहले और आजादी के बाद दो हिस्सों में देखें तो हम ये पाते हैं कि आजादी के बाद धीरे धीरे कृषि में सुधार होने शुरू हुए, बेहतर चीजें पैदा होनी शुरू हुई, चाहे वो नकदी फसलें हैं, चाहे खाद्य फसलें हैं, इन सभी में सुधार हुआ। एक समय यह था कि भारत खाद्यान्न के मामले में आयात पर निर्भरता थी और वर्तमान दौर में भारत खाद्यान्न की पूर्ति स्वयं करता है, लेकिन जो उसको पैदा करने वाले किसान हैं उनके समक्ष बड़ी समस्याएं हैं। 1991 के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद कृषि में जो सुधार हुए वो बड़े स्तर पे दिखाई देते हैं। शुरुआती दौर में जो हालात थे वो ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन 2000 के बाद और 2013-14 तक हालात बहुत बेहतर रहे। इसमें कारण था एमएसपी का बढ़ना। एमएसपी का यह था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसानों को उसकी फसल का कम से कम उतना मूल्य दिया जाना, वो सरकार तय करती थी। हालांकि कुछ फसलों में की जाती थी। यदि आप उसे आंकड़ों के आधार पर देखें तो आप ये पाते हैं कि भारत में किसानों को 2000 से लेकर के और 2013-14 तक बहुत बेहतर स्थिति में एमएसपी मिली, लेकिन 2013-14 के बाद उसमें इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया ताकि किसान उसका लाभ उठा पाए। यदि आप देखें तो भारत सरकार ने शुरुआती दौर में, जो वर्तमान सरकार है यही उसी समय सरकार थी, इस सरकार ने शुरुआत के 5 साल एमएसपी नहीं बढ़ाई। उसके पीछे कारण यह था ताकि खाद्यान्न को सस्ते स्तर पर लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो महंगाई दर भी कम थी, लेकिन बाद में आकर के आप देखेंगे जैसे ही 16-17 के बाद वृद्धि की गई एमएसपी में, उसके बाद की जो स्थिति है वो एकदम अलग हो गई। यदि आप ये समझते हैं कि भारत में खेती किसानी बहुत आसान मुद्दा है, ऐसा नहीं है। किसान के पास हमेशा चुनौतियां रहती हैं, कभी सूखा की, कभी बारिश की, कभी सर्दी की, कभी गर्मी की। इस साल अल नीनो की वजह से जो भारी गर्मी पड़ी, किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। हालांकि बाद में बारिश काफी अच्छी हुई जिसकी वजह से रही। अब मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर बात करूं तो जिनमें यह है, ये पहली जो टेबल है, इस टेबल में हम देखें कि जो कृषि में पूंजी निवेश है, हम उसकी बात करें तो शुरुआती दौर में जो जीवीए है वो 2004-05 से 2013-14 के बीच 6.5 था और लास्ट में जाकर के वो 5% हो गया। अब कृषि में हम निवेश की बात देखें या इसके जीवीए की बात करें तो 2004-05 से 2013-14 के बीच 6.5 था। 2014-15 से 2019-20 के बीच भी 6.5 रहा। इसके बाद 2014-15 से 2023-24 के बीच का देखें तो ये केवल 5% रहा। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन को देखें तो इसमें कुछ बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है, जो 3.6 से 4.5 तक पहुंची, लेकिन ये 4.7 से कम रही। सिंचाई सहित जो दूसरी फसलें हैं इनमें भी भारी मात्रा में गिरावट आई है। यदि आप देखें 3.5, 2.4 और 2.8। इसके बाद जो और बाकी की फसलें हैं उनमें भी गिरावट है। सिंचाई को देखें तो थोड़ा बेहतर स्थिति दिखाई देती है। मत्स्य पालन में काफी अच्छी स्थिति दिखाई देती है, लेकिन यदि हम उद्योग को देखें जो कृषि से जुड़े हुए हैं तो उसमें भारी मात्रा में गिरावट है। 6.8 से ये 4.7 तक गई। अब सेवाओं की बात करें, जो कृषि से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनके बारे में बात करें तो 7.5 से ये 4.7 तक पहुंची, तो इसमें गिरावट दिखाई देती है। यदि ऑल ओवर बात करें तो जीवीए के मामले में 2004 से 14 के बीच बहुत अच्छी स्थिति रही, लेकिन 14 से 24 के बीच में वो कंडीशन नहीं रही है। यदि आप ये देखें कि कृषि मूल्य की बढ़ोतरी की हम बात करें कि कृषि मूल्य में क्या क्या बढ़ोतरी की स्थिति आती है तो इसमें ये टेबल देखें। इस टेबल में आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी कि 2011-12 से लेकर के 2022-23 के बीच में, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें आप जीएफसीएफ है और एडबलएफ, ये इसका टोटल है। इसके बाद इसमें पब्लिक और प्राइवेट का है, तो दोनों को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें प्राइवेट का, पब्लिक का, ये दोनों एक जैसी कंडीशन लग रही है। सरकार जितना खर्च कर रही है उसी अनुपात में प्राइवेट भी खर्च करने की स्थिति में है। अब आप इसमें ये देखें कि जो समय 2001 से लेकर के 2023-24 के बीच में जो कंडीशन रही है, उस कंडीशन में हम बहुत स्पष्ट तरीके से पाते हैं कि सरकार द्वारा
जो चीजें की गई हैं उनके लाभ मिले, लेकिन उस रूप में नहीं मिले। यदि आप इसके देखें कि महंगाई कृषि मूल्य में क्या फर्क पड़ता है, आप इसमें देखिए 2000 और 2001 से लेकर के 2023-24 का डाटा है। इसमें बेहतर जो स्थिति है वो 2003-4 से लेकर के और वो 14-15 तक दिखाई देती है, लेकिन बाद में आकर के इसमें निरंतर जो एक गिरावट की स्थिति एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बाकी आप ये देखिए कि जो भारत में 5 एमएसपी जिन पे फसलों पे दी जाती है, मुख्य फसलें हैं जिनमें हमारे पास धान है, गेहूं है, कॉटन है, सोयाबीन है और चना है। यदि आप इसका देखें तो 1991 से लेकर के 2002-2003 के बीच का और 2003-4 से लेकर 2012-13 का और 2013-14 से 23-24 का जो डाटा है, इस डाटा में आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी है बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है कि वो समय है 2003-4 से 2012-13। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी। इस सरकार के अंतर्गत पैडी में जो वृद्धि है वो 8.8 की है और इतनी ही वृद्धि 1991 से लेकर के और 2002-3 के बीच की रही है। इसके बाद आप इसमें वीट को देखें, वीट में जो बेहतर स्थिति है वो शुरुआत के 10 वर्षों में रही है। जो अगले 10 वर्ष मनमोहन सिंह के हैं उनमें 8.1% की है, जबकि जो वीट है इसी में यदि आप बीजेपी के काल का देखें तो देखो 4.9% है। इसके बाद आप कॉटन देखें, कॉटन का 8.2, 8.3 और लास्ट में 5.7। अब आप ये देखिए कि इन तीनों सरकारों के बीच में पहले सरकारें बहुत ज्यादा पार्टियों के साथ चलती थी, बड़े गठबंधन थे। उन गठबंधन सरकारों के काल में किसानों को बहुत बेहतर एमएसपी मिली, मनमोहन सिंह के काल में बहुत अच्छी मिली, लेकिन मोदी जी के काल को आप देखेंगे तो वो उस रूप में दिखाई नहीं देता है। ये दोनों सरकारों से भी कम है। यदि आप सोयाबीन देखें तो 7.1, 10.2 और 6.8। अब आप चना देखें 8.7, 9.8 और 5.6। यदि आप इन पांचों फसलों को देखते हैं और 3 सरकारों को देखते हैं, उनके कार्यकाल को देखते हैं, 90 से 2000 मानिए, 2000 से 2014 तक मानिए और 14 से 24 के बीच देखिए, तो आप बहुत स्पष्ट तरीके से पाते हैं किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने उस रूप में, उस मात्रा में, उस स्केल पे एमएसपी नहीं बढ़ाई है। जब एमएसपी नहीं बढ़ती है तो किसानों के पास उस तरह के जो साधन हैं, जो उनकी फसल है उसका मूल्य नहीं मिलता है और वो सफर करते हैं। इसकी वजह से किसान के सामने एक बड़ी समस्या आती है उसकी बेसिक नीड को पूरा करने की। इसके लिए सरकार 500 रुपए माह वर्तमान में देना पड़ रहा है, जो बजट पर एक भारी भार है, जिसका नुकसान देश के विकास में भी पड़ता है। यदि किसान खुद करने में सक्षम है और उसके जो फसल है उसका मूल्य दिया जाए तो गड़बड़ क्या हो सकती है? कुछ नहीं। बहुत बेहतर स्थिति में किसान हो सकता है और किसान को वो लाभ मिल सकते हैं जिसका वो हकदार है, वो किसी के आश्रित नहीं हो सकता है। ये जो रेवड़ियों की बात आती है तो किसानों को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है, ये इस एमएसपी के जो टेबल है आपने उसमें देखा कि किस तरह 1990-91, इसके बाद 2002-03 और 2012-13 और लास्ट में 2023-24, इन तीनों कार्यकाल में आप देखेंगे तो वर्तमान सरकार ने किसानों को उस रूप में एमएसपी नहीं दी है जिसके वो हकदार थे। इसी वजह से किसानों को आप देखेंगे कहीं सालों साल उनके आंदोलन चलते हैं। क्या वो खुद के लिए लड़े ना? क्या उनके अधिकार नहीं है? क्या उनकी कुछ भौतिकवादी आवश्यकताएं नहीं है? आप आज भी ये चाहते हैं कि किसान जिस तरह फटे हाल, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, उसकी अंतड़ियां दिख रही है और वो अंडरवेट की स्थिति में है, ना उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे हैं, ना उसके पास अपनी जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति करने के लिए। सरकार इस बारे में आप देखेंगे तो पूरी तरह नाकाम नजर आती है। क्या किसानों का हक नहीं है? आप ये सोचिए 10-10 साल में 5.7%, एक सरकारी कर्मचारी को साल में 3 बार तनख्वाह बढ़ती है, हर 10 साल में उसे एक पे कमीशन मिलता है। इसी तरह मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की तनख्वाह बढ़ती है। सरकारी कंपनियों के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज है, क्या उनके पैसे नहीं बढ़ते? आप देखेंगे उनको इंसेंटिव मिलते हैं उनके काम करने के लिए। क्या किसान को उसके फसल का वाजिब दाम मिलना नहीं चाहिए? लेकिन आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है भारत सरकार का, ये उसका डाटा है। में ये देखिए जो लागत की बात आती है तो लागत के मामले में ये 4 टेबल लगी हुई है। इसमें जो है पैडी का है, गेहूं का है, मक्का का है, कॉटन का है। इसमें आप ये पाएंगे जो कंडीशन पीछे थी
एमएसपी के मामले में, वो सेम जीवीओ का जो मामला है सेम दिखाई देता है। इस जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो किसानों को उस रूप में मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद लास्ट और अंतिम जो बात है वो ये है कि भारत में जो कृषि परिवार हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, इसके साथ वो पशुपालन करते हैं, कहीं को छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो उनको आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि उनके साथ जो समस्याएं हैं वो बड़े स्केल पे है। आप इसमें जो डाटा है 2012-13 और 2018-19, ये नाम मात्र की आय और जो वास्तविक आय, जो रियल आय बढ़ी है। अब आप ये देखिए इस टेबल में खेती से होने वाली जो कमाई है वो 12-13 में 3081 रुपए थी और 2018-19 में वो 2816, जिसमें 1.5% की गिरावट है। आप ये सोचिए, हर व्यक्ति की तनख्वाह बढ़ रही है, चाहे वो मजदूर भी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मजदूर है, चाहे दूसरे मजदूर हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ रही है, चाहे 2% बढ़े चाहे 10% बढ़े, लेकिन किसानों की खेती से आय 1.5% गिरी है। इसके बाद पशुपालन देखिए, 2012-13 में वो 713 रुपए कमाता था, जबकि 2018-19 में यहां बढ़ोतरी हुई है, ये 1582 रुपए है। इसमें दूध की कीमत बढ़ी है और कई सारे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ आय दिखाई देती है, तो यह बेहतर स्थिति है। बात हम वेतन की करें तो 2012-13 में 2071 था और 2018-19 में 3012 रुपए, यहां भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आप कृषि जो गैर कृषि व्यवसाय हैं उन्हें देखें तो वो उस समय 6426 रुपए और बाद में जाकर देखेंगे तो 7477 रुपए। अब लास्ट वाली जो बात थी वो मैं कह चुका हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और किसानों के बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में सरकार को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और मेरी बात समझ में आई हो तो कृपया इसे आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कोई सुझाव हो आपके तो वो मुझे अवश्य प्रेषित करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।